हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और अपना तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। मैंने जैसे बोला था आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। वैसे आप कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो तो अभी गुजारिश है मेरा, आप अच्छे से कर लो, उसको बहुत ही जल्दी कर लो और अपना स्ट्रेंथ जो है ना वो बायोलॉजी को बनाओ। बॉटनी एंड जूलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, थोरोली एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ और ऑर्गेनिक ना नेम रिएक्शन पूरा टिप्स में रहना बहुत ही जरूरी है। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो सीरीज है उसका तीसरा एपिसोड। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में विदाउट फ्रिक्शन एंड विद फ्रिक्शन दोनों को भी मैंने इंक्लूड करा है। और यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन ही मैं कराने वाला हूँ, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको मजा आने वाला है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको ही फायदा होने वाला है, कि एंड तक आप देखोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको देखना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, कौन सा टॉपिक में आपका दिक्कत हो सकता है। 10 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देखते जाओ, साथ साथ में उसको सॉल्व करने का भी कोशिश करो, है ना। तो अगर आप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का 2 एपिसोड देखना चाहते हो पुराने, वो सारे देख सकते हो आई बटन क्लिक करके ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको देख लेना। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आप नए हैं, अदरवाइज लीव इट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखो, देयर आर टू फोर्सेस ऑन 2 kg बॉक्स इन द ओवरहेड व्यू ऑफ फिगर बट ओनली वन फोर्स इज शोन। यहाँ पे एक ही फोर्स आपको दिखा रहा है। द फिगर ऑल्सो शोज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, द सेकंड फोर्स इज नियरली। कितना होने वाला है? तो ये आपको एक बॉडी दिया हुआ है, उसमें एक फोर्स दिखा रहा है, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स है, बट यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी ये आपको दिखा रहा है। आपको दूसरा फोर्स निकालना है। वैसे बच्चों हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा, हम क्या जानते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है ना। और जिस डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन पे हमारा फोर्स होता है नेट फोर्स। ये कीप इट इन योर माइंड, ये नेट फोर्स होगा, है ना। अब यहाँ पे हमें जो नेट फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, एक फोर्स तो हमारा F1 है, जो इसका वेक्टर अगर मैं लिखना चाहता हूं तो F1 कैन बी रिटन एज 20I। F2 मेरे को नहीं पता, F2 मेरे को निकालना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का ये डायरेक्शन, इसका मतलब हम यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक हो गया यहाँ पे 12 sin 30 और दूसरा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा 12 cos 30। तो आप देख सकते हो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 12 sin 30, इसका मतलब आप यहाँ पे 6 लिख सकते हो क्योंकि sin 30 इज हाफ। तो आप यहाँ पे -6i, क्योंकि i इस डायरेक्शन पे है ना, तो -6i कैप -6√3 जैकब। तो दिस इज द एक्सीलरेशन, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट फोर्स हम जानते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हियर मास इज 2 kg, सो आई कैन मल्टीप्लाई दिस 6i -√3i। और यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो कितना है, F2, जो हमें निकालना है, दिस वेक्टर, एंड प्लस 20i, दैट इज आप बोल सकते हो -12i -12√3j। अब यहाँ पे देख सकते हो F2 का वैल्यू क्या होगा, -32i -12√3 इंटू जे। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जे के यहाँ पे 32 एक ही ऑप्शन में है और ये 21 दिख रहा है, यहाँ पे 12√3। हालांकि ये आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 1.73 को मल्टीप्लाई करोगे तो नियरली अबाउट ये 21 ही होता है, 20 पॉइंट समथिंग आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और ऑप्शन आपको 3 मिला हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही क्वेश्चन था, यही सवाल था और ये मजेदार सवाल है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज होने का चांसेस रहेगा बच्चों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने का चांसेस है। और ये सिंपल लॉ से ही हमने निकाल लिया, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फादर इक्वल्स टू मदर। ये हम जानते हैं, न्यूटन बाबा ने यही तो दिया था, हम बचपन में भी यही पढ़े थे। बात समझ में? लेकिन यहाँ पे हमने वेक्टर को इंक्लूड करा है, बस उतना ही फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। तो आगे देखते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या बोला गया है, फोर्स रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर एक्ट्स ऑन अ बॉडी हैविंग मास 16 kg, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट
t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ओके, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। यह आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको f वर्सेस t ग्राफ दिया हुआ है, f वर्सेस t ग्राफ आपको दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये थोड़ा बहुत इंपल्स के साथ रिलेशन हो सकता है। और हालांकि हम जानते हैं इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, यही होता है ना, चेंज इन p होता है। जैसे हम जानते हैं ये ft ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब f इंटू टी, एरिया अंडर ft ग्राफ इक्वल्स टू व्हाट, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, और यही हमारा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। अब यहाँ पे v क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखो इसका एरिया निकालना है, तो पहले ये वाला एरिया निकालना है, जैसे आप देख सकते हो 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ये वाला एरिया आएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ पे आप देख सकते हो 16 मल्टीप्लाइड बाई वी एफ ओनली, और आपको ये वी एफ का ही वैल्यू निकालना है। सो आई कैन राइट वी एफ इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 5 बाहर कर देते हैं, 75 प्लस 50 मतलब 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 25 स्क्वायर, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 625 डिवाइडेड बाई ये, इसको अगर करोगे तो आप लगभग 39 पॉइंट समथिंग मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो ये आपको 39 मीटर पर सेकंड ही मिलने वाला है। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आसान है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा क्यों पिक किया था, क्योंकि ये इंपल्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है इसके हेल्प से इसको आप सॉल्व करना है, मतलब आप कैसे करें इसको, कैसे करें ऐसा टाइप का। यहाँ पे फोर्स से वेलोसिटी कहाँ से आ गया, तो दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं करता है, इसीलिए ये टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना बहुत ही जरूरी है ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा सवाल देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज कनेक्टेड टू एन एम्प्टी बकेट ऑफ मास 1 kg। ओके, इसका मास 8 kg है, इसका मास 1 kg है, बाई मासलेस कॉर्ड, ओके, रनिंग ओवर एन आइडल पुली। ओके, ये कॉर्ड रनिंग ओवर आइडल पुली आपको दिया हुआ है। आइडल मतलब आप जानते हो मासलेस, पुली का मास 0 है, फ्रिक्शनलेस, एवरीथिंग लेस बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये मासलेस, फ्रिक्शनलेस, सब कुछ लेस है। Okay, this is ideal pulley. The coefficient of friction, coefficient of static and kinetic friction between table and टेबल टॉप एंड ब्लॉक। ओके, ये वाला टेबल इसके बीच का जो फ्रिक्शन है ये आपको दिया हुआ है 0.5 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। सैंड इज ग्रेजुअली एडेड टू द बकेट अंटिल द ब्लॉक जस्ट बीइंग टू स्लाइड, ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड मतलब अभी स्लाइड करने लग जाएगा, तो उस वक्त का बात कर रहा है। द मास ऑफ सैंड इज एडेड, कितना यहाँ पे मास होएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है तो हम जानते हैं, मानो कि यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, पहले तो क्या होता है, फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। उस सिचुएशन में क्यों होता है, क्योंकि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स, तब होता है। मतलब आप फोर्स को बढ़ाते जाते हो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता है, मतलब हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बढ़ता है, क्योंकि ये एडजस्टेबल फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप बढ़ाते हो एक वक्त में जाके एफ एल इक्वल्स टू एफ हो जाता है। जैसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स जब हो जाता है तब ही ये स्लाइड करने वाला होता है, मतलब अभी ही स्टार्ट कर देगा स्लाइड करना। तो उस फोर्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज यहाँ पे अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये 80 हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो एफ एल कैन बी रिटन एज व्हाट, म्यू इनटू एन। सो ये हम जानते हैं। सो एफ एल इक्वल्स टू व्हाट, म्यू का वैल्यू यहाँ पे स्टैटिक वाला हम लिखेंगे, जैसे 0.5 इंटू 88 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 40 आ रहा है, और ये आपका इधर टेंशन लगने वाला है। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, आप आराम से बोल सकते हो। अब ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड, दैट मींस आई कैन से दिस टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ लिमिटिंग। ओके, सो दिस इज 40। अब ये टी इधर आ रहा है तो ये टेंशन इधर ट्रांसफर हो चुका है, इधर ट्रांसफर हो चुका है, तो इसके यही पुली यहां से जा रहा है, ये इधर चला गया। तो अब यहाँ पे ये खेल शुरू हुआ। तो अब अगर मैं इस जो बकेट है इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो यहाँ पे ये टी है, ये टी है, ये टी, और इधर दूसरा एक टी आ रहा है जिसको हम लोग टी डैश बोल सकते हैं, और टी डैश इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 2t। ये तो आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं इस सिचुएशन में अगर हम ऐसा बोले कि T1 ये इक्वेट कर लेता है T1
और इक्वल्स टू आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस 2t इक्वल्स टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सीलरेशन। मास ऑफ पुली हियर 0 क्योंकि ये आइडल पुली है, तो आप बोल सकते हो टी डैश इक्वल्स टू या फिर टी प्राइम इक्वल्स टू 2t। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और ये टी डैश जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इस बकेट पे। तो आप अगर बकेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहोगे तो आपका इधर आपको क्या मिलने वाला है टी डैश और दैट इज इक्वल्स टू 2t। दैट मींस आप बोल सकते हो 80 न्यूटन ऊपर लग रहा है। अब यहाँ पे एक टोटल मास ऑफ बकेट आपको कितना है एम बी हम मान लेते हैं और ये आपका जी नीचे की डायरेक्शन पे है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड, इसका मतलब ये भी मूव नहीं कर रहा है। सो आई कैन राइट 80 इक्वल्स टू एम बी इंटू जी। सो जी और जीरो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एम बी का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। और यहाँ पे बकेट, ये फुल बकेट का बात कर रहा हूं, जब बकेट एंड सैंड का बात कर रहा हूं, सिर्फ बकेट होगा तो 1 kg हो जाएगा ना, तो बकेट एंड सैंड। अब यहाँ पे मेन बकेट खाली जब खोखला बकेट होता तो उस सिचुएशन में इसका वैल्यू क्या था 1 था, उसका वैल्यू 1 था। तो आप बोल सकते हो 8 इक्वल्स टू 1 प्लस एम एस, दैट इज यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो आप यहाँ पे 7 मिलने वाला है। तो आपका जो सैंड है, सैंड का मास कितना होगा 7 kg होने वाला है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया कि नहीं ये बता सकते हो। अगर नहीं आया तो नीचे देखो कमेंट बॉक्स दिख रहा है ऐसे कमेंट्स, तो उसमें कमेंट कर लो, है ना। ओके ओके ओके, आगे देखते हैं 14 सवाल। यहां पे देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैंप्ड पुली ऑफ मास m supports a block of mass capital M as shown in figure. The force on the pulley by a clamp given by, ओके हमें ये क्लैंप के बारे में हमें पूछ रहा है, फोर्स क्या क्या होगा वगैरह वगैरह। ओके हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्लैंप है बच्चों, यहाँ पे क्लैंप है, तो क्लैंप का तो कुछ मास है क्या, क्लैंप मास स्ट्रिंग नेग्लिजिबल है, बस पुली का मास है बेटा। तो पुली का मास होगा तो ये पुली तो mg नीचे की डायरेक्शन पे लगाएगा। पुली क्या करेगा mg नीचे के डायरेक्शन पे लगाएगा और यहाँ पे एक मास है जो mg नीचे की डायरेक्शन पे लगा रहा है और इधर से क्या होगा टेंशन होगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे इसको खींच के नहीं ले आएगा, खींचेगा नहीं, तो इसका मतलब T इक्वल्स टू आप यहाँ पे बोल सकते हो m इंटू जी, कैपिटल M इंटू जी बराबर है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इस पुली को देखोगे तो इधर एक टेंशन लगेगा और इधर भी एक टेंशन लगने वाला है। जैसे इस पुली को मैं अगर बनाऊं तो दिस इज योर एम जी, स्मॉल m इंटू जी, देन मास ऑफ पुली, एंड दिस इज T। और इधर भी क्या होगा T होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे भी T आ रहा है। तो अब देख सकते हो ये क्लैंप है, यहाँ पे आप क्लैंप लगाए हुए हो, ये वाला क्लैंप यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स यहाँ पे लगेगा इस क्लैंप पे, यही आपको निकालना है ना। तो अब इसको पूरा इक्वेट कर रहा है, इसको क्या करेगा पूरा इक्वेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यदि इसका एक्सीलरेशन अगर देखना चाहते हो, अगर इसका एक्सीलरेशन देखना चाहते हो तो क्या होगा बेटा, आराम से आप इसको देख सकते हो। ये वैल्यू क्या है m, कैपिटल M इंटू जी है। अब देखो ये हमारा नीचे की डायरेक्शन पे अगर फोर्स देखा जाए तो इसके नीचे की डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है जो कैपिटल M इंटू जी प्लस स्मॉल m इंटू जी, और इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है जो हमारा कैपिटल M इंटू जी है। अब इसका क्या निकालना है रिजल्टेंट, तो या आप बोल सकते हो इस डायरेक्शन पे इधर रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है, एक क्लैंप लगाएगा। तो R कैन बी रिटन एज अंडर रूट कैपिटल M जी स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी होल स्क्वायर। अब लगा दो, बस यही चीज है। यहाँ पे आप g को बाहर कर लो, अंडर रूट कर लो कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। तो अब ये वाला आपका एक्चुअल में रिएक्शन आएगा, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लैंप इसको कितना फोर्स लगाएगा। आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको ये नजर आ रहा है दिस वन, तो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन कितना है m लग रहा है और यहाँ पे सीधा सप्लाई हो रहा है, वही टेंशन सेम लगने वाला है ना। तो ये चीज आपको देखना है, स्ट्रिंग यहाँ पे मासलेस है इसीलिए हमारा ये आने वाला है। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्लैंप यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, सीधा हो सकता है यही सीधा स्मॉल m इंटू जी लगाएगा, और ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आप ये स्मॉल m जी को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, कैपिटल M कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर लोगे, गड़बड़ तो कर ही लोगे ना। तो ये गड़बड़ नहीं करने के लिए इसको भी मैंने लिया, और ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है नीट में, और ये देख लो आप कभी भी आया हुआ होगा, है ना। ओके आगे देखते हैं बच्चों।
जैसे ये फिफ्थ है, ये क्वेश्चन देखो, द सिस्टम शोन बिलो इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग K2 इज कट। ओके, अब यहाँ पे देखो इस बॉडी ऐसा पहले एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, पहले एक स्प्रिंग लगाया हुआ है, मास लगाया हुआ है, तो ये थोड़ा नीचे आया है ना, तो ये अब आके ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया, इधर मान लो कुछ एक्सटेंशन हुआ है, कुछ भी हुआ होगा, उसके बाद यहां से अगेन मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया, तो स्प्रिंग लगाते ही एक्सटेंशन हुआ, तो यहाँ पे मान लो कैपिटल M2G है, इधर अपोजिट डायरेक्शन पे M2G आ रहा है, इधर भी M2G आ रहा है, इसको M2G से इसको खींच रहा है, तो अगर इसको देखा जाए तो इधर दो फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स यहाँ पे M2G लगा रहा है, बात समझ में आएगी नहीं, और इधर से तो अपना M2G है, बस अब अपना M1G तो है ही, और इधर से आपका इधर स्प्रिंग लगाया हुआ है, अब ये सपोर्ट में है, ये सपोर्ट में है जब ये स्प्रिंग यहाँ पे लगाया हुआ होगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या बोला कि इस स्प्रिंग को हमने क्या करा, कट दिया, जस्ट इमीडिएटली जब काटे हो तो उस सिचुएशन में ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा, तुरंत क्या करेगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये जो फोर्स आपका यहाँ पे M2G आपने लगाया आज इस स्प्रिंग के कारण, जो M2G नीचे लग रहा था वो एक्चुअल में इधर अपवर्ड डायरेक्शन पे लग जाएगा अभी फिलहाल। क्यों, ये आप बोल सकते हो क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, मतलब ये बैक करेगा, रिबाउंड करने वाला है। अब इसको खींच रहा था, क्योंकि वही मास इसको खींच रहा था ना, तो ये तुरंत उसको वापस भेज देगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो नेट फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जो M2G यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू M1 इनटू A, सो आई कैन राइट A इक्वल्स टू M2G डिवाइडेड बाय M1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन, सॉरी ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया एक्चुअल में हुआ गया था, जब स्प्रिंग को काट कर ले तो जो फोर्स इसको खींच रहा था वो वापस अपोजिट डायरेक्शन पे लग जाएगा, क्योंकि उतना फोर्स है उसको आपको, अरे ये जो नीचे वाला स्प्रिंग इसको खींच के रख रहा था ना, जब ये फोर्स ही नहीं रहेगा तो वापस उसको उतना फोर्स से ये वापस भेजने का कोशिश करेगा, तो यही करा है। आया कि नहीं समझ में, ये चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए। ओके, फिफ्थ हो गया, ये हम देखते हैं सिक्स्थ नंबर सवाल। तो देखो यहाँ पे 20 kg बॉडी पुश्ड विथ जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूव अक्रॉस अ फ्लोर एंड सेम फोर्स कंटिन्यूज to act afterward. Okay, the coefficient of static and kinetic friction are 0.6 and 0.2 respectively. The acceleration of body, ये बॉडी है, मान लेते हैं ये आपका एक बॉडी है जो राफ सरफेस है, और ये आपने इसको ऐसे धक्का मारने का कोशिश करा, धक्का मार रहे हो नहीं जा रहा है, धक्का मार रहे हो नहीं जा रहा है, एक वक्त ये जाना स्टार्ट कर देगा। अब ये जब जाना स्टार्ट कर देगा उतना ही फोर्स आप इस पे लगा रहे हो, वही बोल रहा है, बात समझ में है ना, इतना एनफ फोर्स लगा रहे हो कि ये जस्ट मूव कर ले, ये जस्ट स्टार्ट कर ले मूव करना। इसका मतलब अब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे थे, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो बॉडी जस्ट स्टार्ट कर लेता है, ये बॉडी क्या कर लेता है, स्लाइड करना स्टार्ट कर लेता है, ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड। बात समझ में आया कि नहीं, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, तो यहाँ पे F लिमिटिंग एक्चुअल में क्या है, म्यू एस इंटू एन, बच्चों इसका वैल्यू एम जी इधर कितना है, मास 20 है, और तो ये दिन नीचे लगेगा 20 इंटू जी मतलब 200, और अपवर्ड डायरेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन। सो आई कैन राइट जो FL इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 0.6 इंटू 200, दैट इज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 120, मतलब इस ब्लॉक पे आप 120 फोर्स लगा रहे हो। अब ये कंटिन्यू उतना ही फोर्स लगा रहे हो, बट यहां पे जब आप ये बेयरर आप उसको तोड़ लेता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स यहां पे तोड़ लेता है, और उसके बाद ये काइनेटिक फ्रिक्शन आता है बच्चों, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। अब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसको हम लोग एफ के बोलते हैं, एंड दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 200, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज 200। वैसे हम जानते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एडजस्टेबल होता है, बट ये हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा बच्चों, ये आपके दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 40 होगा, सो -40। अब इस डायरेक्शन पे चल रहा था, हमें क्या चाहिए, एक्सीलरेशन निकालना है, तो इस डायरेक्शन पे चल रहा है, मतलब 20 - 40 इक्वल्स टू 20 इंटू ए। सो यहां से आप देख सकते हो, कैंसिल आउट कर लोगे तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 80 होगा, 0 कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब ए इक्वल्स टू 4, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो मेरे को आप पूछ सकते
सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं इसीलिए तो खड़ा हूं यहाँ पे है ना, ऑब्वियसली। ओके, सो नेक्स्ट देख, ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.8. Okay, if frictional force on the block is 10 न्यूटन, the mass of block is, okay, मजा आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे, है ना, अब यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, दिस इज मास। अब ये हमारा थीटा है, तो इस डायरेक्शन पे जो हमारा दिया हुआ है वो 30 है, तो इधर mg sin 30 दैट इज mg डिवाइडेड बाई 2 लगने वाला है, और यहाँ पे आपको लगेगा जैसे mg डिवाइडेड बाई यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई √3/2, इसका मतलब mg डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, ये लगने वाला है आपका नॉर्मल फोर्स। आप देख सकते हो इधर वाला नॉर्मल फोर्स। अब ये mg डिवाइड बाई 2 ये इधर खींच रहा है, नीचे इसको खींच रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे इसको अपोज, इसका मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हमें फ्रिक्शन लगने वाला है। सबसे पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगना है। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में चलना स्टार्ट कर देगा। बट इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया द ब्लॉक रेस्ट्स ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये रेस्ट में है, बात समझ में आ रहा है। मेकिंग एन एंगल 30, यहां पे आप देख सकते हो ये बोल रहा है, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, आपको मास पूछ रहा है। ये जब रेस्ट में होगा तब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए आप यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे हम इससे ज्यादा है तो ये बॉडी मूव ही नहीं करेगा। आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो हम सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, सो 10 इक्वल्स टू यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपको mg डिवाइडेड बाई 2 लगने वाला है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा m इक्वल्स टू 2 kg। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं बोलो? तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 10 n ये शून्य नहीं काटा है, 10 ये g का वैल्यू 10 है और 10 गेट्स कैंसिल्ड आउट, m इक्वल्स टू 2 kg। बात समझ में आया कि नहीं? तो यही चीज आपको देखना था, और ये बहुत आसान सवाल था बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था कि यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि नहीं कि एक्सटर्नल, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स होता है तब वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो जाता है और वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? तो यही चीज था एक्चुअल में। आगे ये वाला देखते हैं, ये हमारा 8th नंबर क्वेश्चन। Okay, a block of mass 5 kg is placed on a smooth table and tied from both end by two masses 3 kg and 2 kg by means of light inextensible strings passing through pulley as shown। यहाँ पे आपको दिखा रहा है the tension in the string connecting 5 kg and 3 kg, मतलब इस स्ट्रिंग में आपको टेंशन कितना है वो निकालना है। यहाँ पे आइडल पुली है, आइडल जो आपका स्ट्रिंग है वो तो सेम है, तो यहाँ पे जितना टेंशन होगा यहाँ पे उतना ही टेंशन होगा, ये हमको पता चल रहा है। मतलब अब आराम से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह आएगा ही नहीं, तो आप देख सकते हो नेट फोर्स यहाँ पे 30 लग रहा है, यहाँ पे आपको 20 लग रहा है, इसका मतलब 3g, यहाँ पे 2g, तो नेट फोर्स विल भी आप बोल सकते हो नेट फोर्स, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, नेट एक्सीलरेशन, क्योंकि इस पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है वो चुटकी में हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास यहाँ पे कितना होगा, 3 + 2 5 + 5 मतलब 10 होगा। तो आप देख सकते हो नेट फोर्स इक्वल्स टू आपका g आ रहा है डिवाइडेड बाई 10, दैट इज g डिवाइडेड बाई 10 आने वाला है, दिस इज द एक्सीलरेशन। ओके, अब यहां पे देखो ये वाला बॉडी जो है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि हमें इतना स्ट्रिंग से देखना है, ये नीचे आ रहा है विद एक्सीलरेशन a है, इधर कितना लग रहा है 30 और इधर कितना लग रहा है t लग रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इसका इक्वेशन लिख दे तो क्या लिखेंगे, 30 माइनस t इक्वल्स टू ऑब्वियसली 30 इज मोर, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ये होता है हम जानते हैं, तो 3 × a हो रहा है और a का वैल्यू g डिवाइडेड बाई 10 हो रहा है, 10 गेट्स कैंसल्ड आउट क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है ना, तो t इक्वल्स टू 27 जो आपका न्यूटन है। न्यूटन पापा ने हमें इतना मजेदार फॉर्मूले दिए हैं बच्चों, मैं आपको क्या बोलूं, मैं न्यूटन सर का फैन हूं, है ना। अगर अभी वो जिंदा होते तो मैं जरूर उनसे मिलता, है ना, जरूर मिलता, किसी भी हालत में, मरने से पहले तो एक बार मिल लेता, है ना। फिलहाल नहीं है, ओके, तो कोई बात नहीं, उनका याद में हम ये सब पढ़ रहे हैं। आई लव हिम। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखना है,
तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, 10 kg है, 4 kg है, और इसमें आपको दिया हुआ है जो म्यू है वो 0.3 दिया हुआ है। अब नीचे वाला जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे का जो टेबल है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज स्मूथ, मतलब ये यूं करके चल सकता है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर व्हिच बोथ द ब्लॉक विल मूव विद सेम एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन दोनों मूव करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं नीचे वाले बॉडी को फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, स्मूथली जा सकता है, ये स्मूथली क्या कर सकता है, जा सकता है। बट यहाँ पे इसको ऐसे जाना है कि हमें जो एक्सीलरेशन मिल रहा है वो क्या है, बराबर मिल रहा है। वो एक्सीलरेशन क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए दोनों का बेटा। तो इसका मतलब एक के ऊपर ये दोनों ऐसे चलेगा, एक के ऊपर एक ऐसे चलेगा, तो आप उतना फोर्स भी ऐसे लगा रहे हो, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसको जो मूव करा रहा है, इसको तो हम मूव करा रहे हैं, मान लेते हैं ये फोर्स, लेकिन ये ऊपर वाला बॉडी को मूव कौन करा रहा है, ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है बच्चों, फ्रिक्शन का। बहुत ही लास्ट वाला टॉपिक है ये फ्रिक्शन का, और ये बहुत ही मजेदार सवाल है, और इस पे ऊपर क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लेता है। तो ये ब्लॉक जब आप मूव करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये ऐसे चलेगा। तो जब आप इसको नीचे वाले को खींचोगे ना, तो ये ऊपर वाला इस तरफ जाने का कोशिश करेगा, जाना चाहेगा, बट वो नहीं जाएगा। फ्रिक्शन इसको, आओ बेटा तुम कहां जा रहे हो, इसको ऐसा लेके आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये आप बोल सकते हो इस डायरेक्शन पे इसका फ्रिक्शन लगेगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये इधर लग रहा है, तो इसको ऐसा फ्रिक्शन इसको लगा रहा है, इस बॉडी पे इधर लगा रहा है। तो नीचे आप देख सकते हो, इधर वाला ऊपर इधर फ्रिक्शन लग रहा था, इधर वाला तो स्मूथ है, तो ये एफ है। तो अब ये एफ इसको खींच रहा था, तो आप देख सकते हो एफ का वैल्यू जो है वो कितना होगा, म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू कितना है बेटा, ये एन का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे 40 नीचे लग रहा था और ऊपर एन लग रहा था, तो इसका मतलब आप देख सकते हो 0.3 इंटू 40, दैट इज आप बोल सकते हो 12 है। तो ये 12 फोर्स इसको खींच रहा था, तो इसको एक्सेलरेशन कितना है, 12 f divided by mass equals to acceleration of small body 4 kg mass, that is आप बोल सकते हो 12 divided by 4, that is 3 meter per second, तो ये सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन है, उतना एक्सीलरेशन से नीचे वाला ब्लॉक को भी जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसका एक्सीलरेशन इधर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें फोर्स कितना 12 है। सो F माइनस नेट फोर्स, न्यूटन बाबा ने क्या कहा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप देख सकते हो नेट फोर्स F माइनस 12 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज मास इक्वल्स टू 10 एंड दिस इज एक्सीलरेशन इज 3, तो आई कैन राइट 30, so F equals to 4 into 2, sorry 42, this is न्यूटन। तो F equals to कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया चुटकी में। बात समझ आया कि नहीं, बोलो। अगर नहीं है नीचे कमेंट करो, इंस्टा में करो, FB में करो, टेलीग्राम में करो, सारे के सारे चीज का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक है, लिंक में दिया हुआ है ना, तो उसको देख लेना, है ना, यहाँ पे स्मूथ है। ओके, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये 10th सवाल। मैं तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B इफ μ1 इक्वल्स टू 0.8 एंड μ2 इक्वल्स टू 0.4। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ इसका μ1 है, ये μ1 है, ये μ2 है। इस टेबल पे यहाँ पे वो 10 kg लगा रहा है, यहाँ पे आपको 5 है। ओके, मजा आ गया। अब यहाँ पे दोनों का एक्सीलरेशन आपको निकालना है, फाइंड द एक्सीलरेशन A एंड B। तो ये चीज देखो, अब यहाँ पे चेक करना है इसको, जैसे ये 50 है तो इसके नीचे इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये म्यू आपको 0.8 दिया हुआ है, 0.8, और इधर से आपको 50 लग रहा है नीचे, तो आप बोल सकते हो ये 50 है, सॉरी हाँ 50 है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 40 लग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज आप बोल सकते हो 2 मीटर पर सेकंड, दिस सेकंड स्क्वायर, दिस द एक्सीलरेशन ऑफ above body, this is the acceleration of body A, या बोल सकते हो acceleration of body A। अब एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बी हमें निकालना है। अब देखो इसको आप ऐसे खींचोगे, इसको आप ऐसे खींचोगे, तो उस सिचुएशन में ऊपर वाले बॉडी में ऐसे फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन नीचे वाले बॉडी पे इधर फ्रिक्शन लगने वाला है और इसके नीचे इधर लगेगा। तो आप देख सकते हो ये 10 kg मास अगर है तो इधर ऊपर का फ्रिक्शन जो है इधर लग रहा था, दैट इज 40 यहाँ पे लगेगा, और इधर वाला जो इस नीचे का फ्रिक्शन है वो आप लिख सकते हो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई इसके ऊपर इधर एक फोर्स बॉडी था, तो इसमें नॉर्मल फोर्स जो आएगा वो हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें 10
kg है। इसका नॉर्मल ऑब्वियसली इधर नॉर्मल लगाते ही इसके ऊपर भी ट्रांसफर हो जाएगा नॉर्मल, जिसको हम लोग 50 बोलते हैं, और नेट नॉर्मल जो आएगा इस बॉडी का जो 10 kg बॉडी का, तो उतना कितना होगा, इक्वल्स टू 50 प्लस 100। तो ये तो आप जानते हो क्योंकि उसका मास ट्रांसफर नहीं होता है, उसका नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसफर होता है। जैसे हम टू सरफेस है, जैसे दो सरफेस है मानो, इसमें मैं नॉर्मल रिएक्शन दे रहा हूं तो एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ है। तो यहाँ पे तुरंत इसमें ट्रांसफर हो जाएगा इस सरफेस में। अगर ये नीचे वाला ही ब्लॉक था, अगर ये नीचे वाला ब्लॉक था, तो नीचे वाले ब्लॉक में भी तो लग रहा है ये वाला नॉर्मल फोर्स जो हम यहाँ पे लिख रहे थे 50 है। तो ये दोनों मिलके इधर 50 और इधर हम बोल सकते हैं 100, वही होगा नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस इसको दे रहा था। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 150, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 150 इक्वल्स टू व्हाट, ये देख सकते हो 60 हो रहा है। अब इस वाले फोर्स इधर 40 लग रहा है, इधर वाले 60 लग रहा है। अब तो बेटा बॉडी इस तरफ जाने वाला है, अब इस तरफ जाएगा बॉडी, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन इसको इधर नहीं चला सकता, क्योंकि ये फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता तो ये बॉडी इधर चलता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये वाला लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर देन दिस वाला फोर्स, इसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अभी फिलहाल मान सकते हैं। तो अब ये इसका बॉडी रेस्ट में है, बॉडी नीचे वाला बॉडी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, ऊपर वाला बॉडी ये करके चला जाएगा, क्योंकि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये वाला फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स कुछ ज्यादा है। बट नीचे वाले बॉडी में लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन फोर्स ऑफ दैट अबव बॉडी। बात समझ में आया? तो अब देख सकते हो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये तीनों के तीनों सवाल क्या बोल रहा हूं मैं, 10 के 10 सवाल आपको समझ में आ गया। और इसमें भी कई अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स क्वेश्चन है, इसका सीरीज चलते रहेगा एग्जाम तक। इसको मैं मोर देन 70 to 80% में सॉल्व करने जो भी आपको कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, आप टेंशन मत लो, जितना हो जाए उतना देख लो। अब यहाँ पे पता चल रहा है कितना अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, है ना? ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। अब अच्छे से अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, बहुत ही सही से रिवाइज करना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। लेकिन आप इसमें एक चीज याद रखना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको हमेशा एबव में आप रखना, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो जाएगा तो आप समझ लेना आपका और सिलेक्शन के बीच का जो फासला है बड़ा हो जाएगा। तो फासला को बड़ा करने नहीं देना है, क्योंकि अभी तो आपके सामने लगा हुआ है, ऐसे सामने रखा हुआ है, अभी यही तो मंजिल है आपका, इस मंजिल में आपको जाना है, 2 कदम और चलना है, बस मंजिल मिल जाएगा। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर।